मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ओएसआई मॉडल के अंदर, दैट इज डेटा लिंक लेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों के एग्जाम में किसी के बन सकते हैं, तो बनते हैं नेटवर्क लेयर के और डेटा लिंक लेयर के। सबसे ज्यादा सवाल न्यूमेरिकल अगर कहीं से आता है तो भी डेटा लिंक लेयर से ही आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डेटा लिंक लेयर है। आपकी ये जो डेटा लिंक लेयर है ये एक्चुअली में दो लेयर से फॉर्मेट है इनका भैया, एक तो मैक लेयर है और एक लॉजिकल लिंक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर और एक आपकी लॉजिकल लिंक लेयर। दो तरीके की लेयर से ये बनी हुई है। हॉप टू हॉप, जैसा मैंने बोला, नोड टू नोड या फिर पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी का इसका काम होता है। सेम नेटवर्क के अंदर ही ये काम करती, सेम नेटवर्क के अंदर, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों के ड्रॉ भी किया था, है ना। तो ये हॉप टू हॉप, ये हॉप टू हॉप नेटवर्क से राउटर, राउटर से दूसरा राउटर, दूसरे राउटर से दूसरा नेटवर्क। ये हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कौन सी लेयर करती है? डेटा लिंक लेयर करती है। एक एक करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी पढ़ेंगे। तो देखो, डेटा लिंक लेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेटा फ्रेम्स फॉर्मेशन इसका काम है, फ्रेमिंग करना इसका मेन काम होता है। देखो, फ्लो कंट्रोल, राइट, इसके अलावा फ्लो कंट्रोल के साथ में एरर कंट्रोल भी इसका काम है। एरर कंट्रोल में आप डिटेक्शन भी कर सकते हो, करेक्शन भी कर सकते हो। आप लोगों के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है हैमिंग डिस्टेंस वाला, और ये चीज आपको याद होनी ही होनी चाहिए। बेसिकली देखिए, मैंने अभी अभी आप लोगों से बोला दो तरीके की लेयर्स है, एक मैक लेयर है, एक लॉजिकल लिंक लेयर है। तो एक्चुअली में जो आप लोगों की मैक लेयर है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, इस लेयर का काम है क्या करना? फ्लो को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? फ्लो को कंट्रोल करना। लॉजिकल लिंक लेयर का काम है, मैंने लॉजिकल लिंक बोला, मैक लेयर बोला, शायद मैंने मैक बोल दिया, है ना, लिखा मैंने लॉजिकल। लॉजिकल लिंक लेयर का काम, सॉरी दोबारा से बोलते हैं, लॉजिकल लिंक लेयर का काम है क्या? फ्लो कंट्रोल करना और एरर कंट्रोल करना। और जो आप लोगों का मैक लेयर है उसका काम है एक्सेस को कंट्रोल करना। अब आप एक एक करके पढ़िए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल लिंक लेयर का काम है फ्लो को कंट्रोल करना। अब ये फ्लो से हमारा मतलब क्या है? अभी अभी हमने देखा कि ये काम करता है हॉप टू हॉप, हॉप टू हॉप काम करता है। तो आप एक बात बताइए, ये है सेंडर सिग्नल और ये है आपका रेसिपिएंट सिग्नल। अब सेंडर जो है वो डेटा भेजेगा। अब मान लो ये डेटा भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, और जो रेसिपिएंट है वो है परेशान। क्यों? बोले मेरे पास में इतना विंडो साइज ही नहीं है, मैं एक बारी के अंदर एक ही डेटा पैकेट रिसीव कर सकता हूँ या एक ही डेटा फ्रेम रिसीव कर सकता हूँ, तुम एक बारी में 4 भेज दे रहे हो। तो ये रेसिपिएंट है परेशान। तो ये परेशानी ना हो इसके लिए कौन काम करता है? लॉजिकल लिंक लेयर। और लॉजिकल लिंक लेयर यूज करता है फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स का। ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये आपके पास में 3 तरीके के होते हैं, जिसमें हम लोग स्टॉप एंड वेट पढ़ते हैं, हम लोग गो बैक एंड पढ़ते हैं और हम लोग सिलेक्टिव रिपीट पढ़ते हैं, जिसमें रिसीवर की विंडो साइज के अकॉर्डिंग हम डेटा फ्रेम्स को सेंड करते हैं सो दैट ये क्या हो जाए? खुश हो जाए। बेसिक, ठीक है, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो हम, मुझे लगता है, दे सकते हैं लॉजिकल लिंक लेयर। तो फ्लो कंट्रोल का काम है किसका? लॉजिकल लिंक लेयर का। एक इंपॉर्टेंट नोट बना के मैंने पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, याद रखेंगे। फ्लो कंट्रोल सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच का काम किसका है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर का। एक फ्लो कंट्रोल यहाँ होता है, एक फ्लो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में होता है। यहाँ जो है वो किसके बीच में होता है? सिर्फ विंडो साइज के बीच में। ठीक है जी। अब ये प्रोटोकॉल्स जो है इसमें भी आपको ये याद रखना है, विंडो साइज से आप लोगों का एग्जाम में सवाल बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर रिसीवर की भी विंडो साइज बराबर होती है सेंडर के विंडो साइज की, दैट इज 1, एक बारी में एक ही फ्रेम। गो बैक एन के अंदर जो सेंडर है उसकी विंडो साइज होती है 1 और जो रेसिपिएंट है उसकी विंडो साइज होती है n, जो कि है उल्टा। ठीक है जी। और जो सिलेक्टिव रिपीट होती है सेंडर की रेसिपिएंट के बराबर होती है, जो कि होती है n। मतलब एक बारी में सेंडर n फ्रेम्स भेज सकता है पर रिसीवर एक ही रिसीव करेगा। यहां पर ये n यहां से आया है। आपके सिलेक्टिव रिपीट के अंदर जो है वो दोनों की ही विंडो साइज n होती है। ये भी याद रखेंगे कि लास्ट के जो दोनों है गो बैक n और सिलेक्टिव रिपीट, दोनों के दोनों को हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है।
आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट किसके अंदर होती है, तो देखो सिलेक्टिव रिपीट के अंदर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होती है, बाकी किसी में भी नहीं होती है। इसके अलावा आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है विंडो साइज का, और प्रोपोगेशनल डिले का फॉर्मूला वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। वहां से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। खैर वो न्यूमेरिकल वाले पार्ट में अभी डिस्कस करेंगे, पर ये चीज याद रखिएगा, ये तो चलो बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो हमको पता इनकी होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक एक करके ये प्रोपोगेशनल डिले और ट्रांसमिशन डिले वाली बात, तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो, आई थिंक मैंने इसका डायग्राम लिया हुआ है। हाँ देखिए ये डायग्राम मैंने लिया हुआ है सो दैट मुझे ड्रॉ ना करना पड़े। बेसिकली सीन क्या होता है, देखो आप सब लोग जानते हो एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा जा रहा है, एक राउटर से राउटर बी पे। अब यहाँ पर मेरे पास में 5 तरीके के डिलेज हैं। एक तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जो आप लोगों का ये ट्रांसमिशन मीडियम है, ये जो चैनल है, इस चैनल पर डेटा पैकेट को डालने में जितना डिले होता है, जितना समय लगता है, उसे हम लोग ट्रांसमिशन डिले कहते हैं। इसे हम यूजुअली टी डी से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। टी डी समय कितना लग रहा है आपके डेटा पैकेट को यहाँ पर डालने में, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन डिले। अब ऑब्वियस सी बात है ये किस पर डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है लेंथ ऑफ द पैकेट पर, और किस पे डिपेंडेंट होता है, बैंडविड्थ पर। भाई आपकी टोटल बैंडविड्थ कितनी है और मुझे कितना डेटा डालना है, उसके अकॉर्डिंग मैं समय निकाल सकती हूँ, इन दोनों की रेशियो से मैं ट्रांसमिशन डिले निकाल सकती हूँ। देन एक डेटा पैकेट को सेंडर से रेसिपिएंट तक पहुंचने में ये जो डिस्टेंस है, इसे कवर करने में कितना समय लग रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशनल डिले, जिसको हम लोग टीपी से डिनोट करते हैं। और ये होता है जैसे कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो बिल्कुल वैसे ही डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अब यूजुअली यहाँ पर जो हम स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं, तो 2 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 2 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस जो आपका राउटर ए से राउटर बी का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों के एग्जाम के अंदर डेफिनेटली इनके रिलेशंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बैंडविड्थ के, क्या है, कैसा है, ये पूछा जा सकता है। या फिर आप लोगों से ऑब्वियसली इनका एक फॉर्मूला पूछा जाता है, जो आपको पता है क्या होता है, 1/2a होता है, 1/1+2a होता है। वो कैसे आता है वो अभी देखेंगे। प्रोसेसिंग डिले का मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग करने में कितना समय लगाता है, और एक क्यूइंग डिले भी होता है। क्यूइंग डिले का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली डेटा पैकेट्स इकट्ठे हो गए, अब क्योंकि हमने अभी प्रोटोकॉल्स पढ़े विंडोज के डिपेंडेंसी है ना, रेसिपिएंट के विंडो साइज के बिहाफ पर ही तो रिसीव होंगे डेटा फ्रेम्स, तो जब तक नहीं कर रहा है तब तक कहीं क्यू लगा के खड़ा होगा, तो वो कितने समय उस क्यू में खड़ा रहा, वो डिले कहता है क्यूइंग डिले। बट ये प्रोपोगेशनल डिले और ट्रांसमिशन डिले के कंपैरिजन में ये दोनों डिलेज बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए हम इनकी वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो जब मैं टोटल डिले काउंट करती हूँ, तो टोटल डिले एक्चुअली में मेरे लिए कितना आता है, वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेशनल डिले और ट्रांसमिशन डिले के सम के बराबर आता है। तो हम लोग बाकी सारे डिलेज को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जहां से हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है दैट इज आप सब लोग जानते हो, व्हिच इज नथिंग प्लस व्हाट 1/1+2a, जो हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालते हैं। अब एक्चुअली में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, तो जो आपका टोटल डिले है, टोटल डिले जो है वो ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपोगेशनल डिले होगी। अब यहाँ प्रोपोगेशनल डिले जो है वो राउंड ट्रिप के लिए अलग होता है, वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोपोगेशनल डिले हो जाता है, क्योंकि डेटा पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से एक जगह होने वाला है। तो एक्चुअली में जो आप लोगों का टोटल डिले है वो ट्रांसमिशन डिले प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोपोगेशनल डिले है। क्यों? क्योंकि राउंड ट्रिप की बात हो रही है ना, राउंड ट्रिप की बात हो रही है। तो एक बार यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्यों? फीडबैक भी तो आएगा कि नेक्स्ट पैकेट कब सेंड करना है, सीक्वेंस नंबर भेजता है वो बेसिकली, है ना। जैसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर में भी पढ़ते हैं, एक्नॉलेजमेंट के अंदर एक्चुअली वो नेक्स्ट फ्रेम जो आपको सेंड करना है उसका ही सीक्वेंस नंबर भेज देता है कि भाई ये आ गया है, इसके नेक्स्ट वाला भेज दो, तो हम नेक्स्ट वाला भेज देते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी चलता है। तो इसलिए हम लोग राउंड ट्रिप, प्रोपोगेशनल डिले हम 2 बार लेते हैं, ट्रांसमिशन डिले हम 1 बार लेते हैं, एक पैकेट सक्सेसफुली पहुंचने में। अब इसके अलावा आप लोगों का फॉर्मूला बनता है एफिशिएंसी का, ईटा का एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनता है यूजफुल वर्क अपॉन टोटल वर्क। तो आप सब लोग जानते हो, देखो यूजफुल वर्क टाइम अपॉन टोटल वर्क टाइम। अब यूजफुल मतलब क्या है? यूजफुल मतलब तो भाई कितना काम एक्चुअली आप लोगों ने किया है, और टोटल टाइम कितना है कि भाई कितना समय लिया। अब समय तो पूरा लिया है टोटल डिले, पर एक्चुअली में कितना काम किया वो आपको ऊपर लेना होता है।
ठीक है। और जो आपकी एफिशिएंसी होती है, इसमें अगर मैं बैंडविड्थ को मल्टीप्लाई करवा दूं तो आप लोगों का क्या निकल जाता है, थ्रूपुट निकल जाता है। क्या निकल जाता है जी, थ्रूपुट। एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ इज नथिंग बट योर थ्रूपुट। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों को टोटल डिले निकालना है और उसके बिहाफ पर एफिशिएंसी निकालनी है, तो जो आपकी एफिशिएंसी है वो एक्चुअली क्या है, मेरे लिए एज अ सेंडर मैंने क्या काम किया है, मैंने तो बस ट्रांसमिशन डिले किया है, बाकी सारा तो अपने आप हो रहा है। तो यूजफुल काम है ट्रांसमिशन डिले, बाकी सारा काम है मैम ट्रांसमिशन डिले प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोपगेशनल डिले, ये टोटल टाइम है, ये यूजफुल टाइम है। तो यहां से आपका फॉर्मूला निकल के आता है 1/1 + 2a, जहां पर a बराबर होता है TP/TT। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल यहां से बनते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना। देखो यहां से मैंने टीटी को कॉमन लिया है और नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2 TP/TT। तो TP/TT को मैं a ले लेती हूँ, तो फॉर्मूला बन जाता है एफिशिएंसी का, ईटा का फॉर्मूला बन जाता है अपना 1/1 + 2a। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी क्वेश्चन वाली, जिसमें न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, उसमें ये फॉर्मूला आपको कई बार यूज करने मिलेगा, कई बार। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट यहां तक किसी को, ये सारी चीजें रिवाइज हो गई? ठीक है, काफी टाइम हो गया, आई थिंक हमें, होपफुली रिवाइज हो गई। ठीक है, अब देखो स्टॉप एंड वेट में डेफिनेटली जब भी हम लोग बात करते हैं कि पहले स्टॉप एंड वेट आया, फिर गो बैक एन आया, फिर उसके बाद में जो है सिलेक्टिव रिपीट आया, ऑब्वियसली कोई नई चीज या नई अपडेशन क्यों आता है, क्योंकि पुराने वाले में कुछ फॉल्ट है, पुराने वाले में कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में कि हमको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स पे आना पड़ा। देखो विंडो साइज तो एक बड़ा प्रॉब्लम था, बट साथ ही साथ कि टाइम आउट टाइमर वाला बड़ा इशू हो जाता था। देखो सीन क्या है, आपने एक बार एक पैकेट फ्रेम सेंड किया, उसने रिसीव किया, अब उसके एक्नॉलेजमेंट का आप वेट कर रहे हो, तब तक वेट ही कर रहे हो, है ना। आपके पास में जब, क्योंकि देखो कोई नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट तो है नहीं, मान लो बीच में कोई डेटा पैकेट लॉस हो गया, तो हम तो वेट ही करते जा रहे हैं ना, इनफाइनाइट वेट करते जा रहे हैं। तो हमें क्या लगाना पड़ता था, टाइम आउट टाइमर लगाना पड़ता था। सबको समझ में आ गया, है ना, टाइम आउट टाइमर हम लोगों को लगाना पड़ता था। अब अगर मैं बात करूं तो हम सभी लोगों के लिए सीक्वेंसिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। और जो ये सीक्वेंस नंबर्स है, ये हम कैसे लेके जाते थे, 2n से लेके जाते थे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स पे फिर हम लोग क्यों आए। देखो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि विंडो साइज का प्रॉब्लम बड़ा आ रहा था। अब मैंने अगर कोई डेटा पैकेट लॉस कर दिया है तो मैं इसे दोबारा भेजने वाली हूँ और बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, इसलिए हम लोग गो बैक एन पे आए। ओके, अब ये जो गो बैक एन प्रोटोकॉल था, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जितनी विंडो साइज है उतनी सारी की सारी विंडो फ्रेम्स को ये एक साथ सेंड करता था। मतलब मान लीजिए कि गो बैक 4 पे हम बात करें तो 4 डेटा पैकेट्स को ये एक साथ सेंड करेगा, अगर कोई एक भी मिस हो जाता है तो। और आउट ऑफ डिलीवरी ये लेते नहीं है। मान लीजिए कि मैंने 4 3 2 1 इस तरीके से पैकेट सेंड किया, 1 लॉस हो गया और 2 पहुंच गया, तो ये 2 को भी रिजेक्ट कर देगा। क्यों, ये बोलेगा मैं आउट ऑफ डिलीवरी नहीं लेता हूँ भाई, आउट ऑफ ऑर्डर, इन ऑर्डर ही चाहिए, पहले 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए। ये गो बैक एन का प्रॉब्लम था। तो हम लोग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स में दूसरे प्रोटोकॉल पे आए, दैट इज व्हाट योर सिलेक्टिव रिपीट। अब यहाँ पर क्या है, एक तो ये कंप्लीट विंडो को नहीं भेजेगा, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि ये इन ऑर्डर की जगह आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी भी लेने को तैयार होता है। और ये क्या कर देता है, बड़ी आसानी से आप सभी लोगों के लिए आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी भी दे देता है। ठीक है, चलिए नेटवर्क लेयर पे आएंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल की भी और एरर कंट्रोल की भी हम लोगों को बात करनी है। तो आइए चलिए बात करते हैं किसके ऊपर, एरर कंट्रोल के ऊपर। एरर कंट्रोल के अंदर मेरे पास में दो चीजें हैं, एक तो डिटेक्ट करना और एक करेक्ट करना। अब डिटेक्ट करना मतलब होता है कि क्या उस डेटा फ्रेम के अंदर कोई एरर है, ये डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करने के लिए मैं यूज कर सकती हूँ सीआरसी का, मैं यूज कर सकती हूँ चेकसम का, और मैं यूज कर सकती हूँ पैरिटी का। बट मुझे डिटेक्ट के साथ करेक्ट भी करना है तो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है हैमिंग कोड। हैमिंग कोड एक ऐसा तरीका है जिससे मैं डिटेक्ट भी कर सकती हूँ कि कोई एरर अगर हुआ है, और करेक्ट भी कर सकती हूँ अगर कोई एरर अगर हुआ है। तो आप लोगों के एग्जाम के अंदर सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि कितनी हैमिंग डिस्टेंस हम लोगों को रखनी है अगर मुझे एरर को डिटेक्ट करना है तो,
और अगर मुझे एरर को करेक्ट करना है तो कौन मुझे फॉर्मूला बता सकता है? कौन बता सकता है भैया फॉर्मूला? एरर को डिटेक्ट भी करना है और एरर को करेक्ट भी अगर करना है तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है? या हैमिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए बेसिकली? देखो तो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये d+1 होता है और ये d+2। ठीक है, या फिर अगर आप सभी लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसका, Q और T वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हम वहां से भी ये कर सकते हैं। बेसिकली T बराबर 2Q+1 होता है ना, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस और कितने करेक्टिव बिट्स है, ये करेक्टिव बिट्स है और ये आपका मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, या फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों में से जो याद रहे वो लगा देना, दोनों ही सही है। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है कि हम हैमिंग डिस्टेंस कैसे निकालते थे तो मान लीजिए मेरे पास में 2 बिट्स है, इस तरीके से 2 बिट्स हैं, तो आप इन दोनों बिट्स का एक्सॉर करिए, करिए एक्सॉर। देखो हाई हाई तो लो, हाई हाई लो। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वंस आपको काउंट करने हैं, तो 2 नंबर ऑफ वंस है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास में ये पता लग गया, अगर मेरा वैल्यू यहाँ पर या नंबर ऑफ वंस ऑफ एक्सॉर ऑफ 2 डेटा बिट्स इज कमिंग टू, इसका मतलब ये है कि मैं एक बिट का एरर यहाँ पर फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। हैमिंग डिस्टेंस का सवाल हर बार बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ओके, इसके अलावा पैरिटी भी याद करिए, 1 1 0 0। मान लीजिए इस तरीके से लिखा है, नंबर ऑफ वंस काउंट करिए, नंबर ऑफ वंस जो है वो 2 आ रहे हैं, 2 जो है वो इवन है, तो पैरिटी होगी 0, क्योंकि हमें हमेशा इवन नंबर ऑफ वंस चाहिए। 0 0 0 0। अब यहाँ पर 1 कितने हैं? 0 है, अगेन पैरिटी 0। 1 1 0 1, नंबर ऑफ वंस 3, पैरिटी 1। वाई? क्योंकि मुझे 4 करना है, 4 नंबर ऑफ वंस करना है, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। नंबर ऑफ वंस को हम 1 करना को इवन रखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो चेकसम भी रिमेंबर कर लीजिए भाई, चेकसम भी याद कर लीजिए। आपके पास में जो भी बिट्स के अंदर डेटा हो ना, उन डेटा को सबसे पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करो और उसके बाद में इसका माइनस करके यहीं पर अपेंड कर दो। ठीक है ना, तो बेसिकली जो आपका मैसेज है और जो आपका चेकसम है, उनका सम जो है वो हमेशा 0 आना चाहिए इन ऑर्डर टू चेक द एरर, कि भाई एरर तो नहीं आई। डिटेक्ट ही कर सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते, ओनली डिटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सेस कंट्रोल के ऊपर। ठीक है जी, एक्सेस कंट्रोल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है, मान लीजिए हम एक बस टोपोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, ये है नोड ए, ये है नोड बी, ये है नोड सी और ये है नोड डी, और हर नोड को डेटा सिग्नल भेजना है भैया, हर नोड को भेजना है। अब जब ये सभी नोड्स एक साथ भेजेगी तो क्या कोलिजन नहीं हो जाएगा? और अगर कोलिजन होगा तो क्या डेटा डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, बैंडविड्थ वेस्ट नहीं हो जाएगी? तो ये चीजों से बचने के लिए, ये सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यूज करते हैं अलोहा, जिसमें प्योर और स्लॉटेड अलोहा आता है आपका। ये पहले के जमाने में यूज होता था, अब नहीं यूज होता है। या फिर हम यूज कर सकते हैं करियर सेंस मीडिया एक्सेस, कोलिजन डिटेक्शन या कोलिजन अवॉइडेंस। अब ऑब्वियसली डिटेक्शन तो पहले होगा, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर हमारे पास में सबसे पहले आते हैं हमारे ये दोनों, और ये किस में आते हैं? RAP में, रैंडम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है ना, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल।
अब यहाँ पर रैंडम एक्सेस का मतलब ये है कि हम कभी भी किसी भी स्टेशन को रोक नहीं सकते डेटा भेजने के लिए। कोई भी सेंडर जब भी डेटा को सेंड करना चाहता है उसे सेंड करने की अनुमति होनी चाहिए, ये रैंडम एक्सेस का मतलब है। ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मतलब कोई भी स्टेशन कभी भी डेटा सेंड करना चाहता है, तो उनके लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं जी अपना CSMA, CD, प्योर अलोहा या फिर स्लॉटेड अलोहा। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफिशियंसी आप लोगों की पूछी जाती है, तो ये सारे हमको याद होने चाहिए। अब देखो बात ऐसी है कि इसके अलावा हमारे पास में और भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कुछ कंट्रोल एक्सेस भी होते हैं। अब कंट्रोल एक्सेस के अंदर जैसे कि आप सब लोगों को अगर याद हो तो हम रिजर्वेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं, पोलिंग प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं, चैनलाइजेशन हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो चैनलाइजेशन के अंदर हम फ्रीक्वेंसी डिविजन, ठीक है ना, चैनलाइजेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या फिर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, टोकन रिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, टोकन बस हम लोग यूज कर सकते हैं, पोलिंग हो गया, रिजर्वेशन हो गया, ये सारी चीजें जो है वो हम सभी लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर एक एक करके हम लोग समझे तो देखो प्योर अलोहा या स्लॉटेड अलोहा की अगर मैं बात करूं तो सीन ऐसा है कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पास में अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके की बस टोपोलॉजी, इस बस टोपोलॉजी के अंदर कोई भी ट्रांसमिशन करना चाहता है और जब उसकी मर्जी है वो तब करना चाहता है, तो मेरे पास में ना एक वनरेबल टाइम निकल के आता है, VT जिसको मैं बोलती हूँ। वो वनरेबल टाइम है या वो टाइम है जिसके अंदर कोलिजन अगर हो सकता है, ठीक है, जिस पर क्या हो सकता है, कोलिजन अगर किया जा सकता है, उस टाइम को अवॉइड करके हम सब लोगों को क्या करना है, ट्रांसमिशन करना है। सो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहली बात तो अलोहा के अंदर आपके पास में एक्नॉलेजमेंट होता है, ये चीज आप लोगों को याद रखें। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर अगर आप सभी लोगों को ट्रांसमिशन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारा वनरेबल टाइम, और वो वनरेबल टाइम कितना है, ट्वाइस द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन डिले। हमें इतने समय के लिए रुकना है या इतने समय के लिए नहीं भेजना है, और उसके बाद में आप कभी भी भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि देखो जब तक इस सिग्नल ने डेटा भेजा, जब तक ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, जितने बिट्स मेरे पास में जो मुझे सेंड करने वो सारे के सारे चैनल पे ना चले जाए, उतने समय के लिए मैं ट्रांसमिशन डिले का इंक्लूड करती हूँ। अब एक्चुअली में ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जब तक मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ या फिर जब तक मेरा लास्ट बिट चैनल पे नहीं जाता है, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, दूसरा कोई भी चैनल सिग्नल नहीं भेज सकता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द कोलिजन हम क्या करेंगे, हम बेसिकली प्योर अलोहा के अंदर 2 टाइम्स द ट्रांसमिशन डिले कि आगे से और पीछे से दोनों ही चीजों से कवर करते हुए ट्रांसमिशन डिले के अंदर एक पूरे चैनल को हम ब्लॉक कर लेते हैं फॉर पर्टिकुलर स्टेशन, ये हम यहां पर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो आप सभी लोग ना तो जब स्टार्ट कर रहे हैं तब और ना जब एंड कर रहे हैं तब डेटा सेंड कर सकता है कोई और, ये हमारा होता है प्योर अलोहा। और ये जो प्योर अलोहा होता है इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो मैक्सिमम कब होती है, जब जितने भी स्टेशन हैं उनके आधे स्टेशन ट्रांसमिट करें, उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, जो कि कितनी होती है, जो कि होती है आप लोगों की 36.4%। एफिशिएंसी याद रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होता है, जितने स्टेशन हैं उनके आधे स्टेशन अगर भेज रहे हैं इस तरीके से डेटा, ठीक है, 18.4 सॉरी है ना, 18.4। स्लॉटेड अलोहा की होती है 36.8। अब बेसिकली देखो स्लॉटेड अलोहा में क्या होता है, स्लॉटेड अलोहा के अंदर हम लोग स्लॉट्स फिक्स कर देते हैं, है ना, हम लोग स्लॉट फिक्स कर देते हैं। अब बेसिकली हर स्टेशन के लिए स्लॉट है, अब या तो वो स्लॉट के शुरू होने पर ही क्या करेगा, डेटा का ट्रांसमिशन करेगा। दूसरा रूल ये है कि इंटर बिटवीन ट्रांसमिशन अगर किसी ने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है तो कोई और ट्रांसमिट नहीं करेगा, ये हमारे रूल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 36.8 होती है। ओके इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का पूछा जाता है वो पूछा जाता है CSMA CD और CSMA CA। देखो CA तो सब लोग जानते हैं कोलिजन अवॉइडेंस होता है, CSMA CD बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियर सेंस मीडिया एक्सेस
कोलिजन डिटेक्शन। अब बेसिकली ये जो हमारे तीनों चीजें हैं, राइट, करियर सेंस, मीडिया एक्सेस में जो ये कोलिजन डिटेक्शन मैं करना चाहती हूँ, यहाँ पर मेरे पास में 3 तरीके की कोलिजन डिटेक्शन स्कीम्स होती हैं। अब यहाँ पर एक होती है आपके पास में जीरो परसिस्टेंट, एक मेरे पास में होती है 1 परसिस्टेंट, और एक मेरे पास में होती है n परसिस्टेंट। देखो परसिस्टेंट मतलब वैसे भी हम सब लोग जानते हो, अगर मान लीजिए ये स्लॉट है ए का, ठीक है, तो ए जितने समय के लिए इसे रहना चाहिए उससे ज्यादा समय के लिए अगर रहे उस स्लॉट के अंदर, तो उस फैक्टर को, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को मैं परसिस्टेंस बोलती हूँ। एक टाइम जिसमें उसे रहना था उससे ज्यादा समय अगर वो अपनी मेमोरी को होल्ड करके रखे तो उस पर्टिकुलर फीचर को हम लोग परसिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि मेरे पास में सिग्नल है जो मुझे भेजना है, स्टेशन ए है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टेशन बी है, यहाँ पर स्टेशन सी है, ठीक है, स्टेशन ए भी भेजना सकता है, बी भी भेजना चाहता है, सी भी भेजना चाहता है। अब ये क्या करता है ना, ए, ये इस कैरियर को, ये जो आपका चैनल है, इसको क्या करते रहते हैं, ये सेंस करते रहते हैं, कंटिन्यूसली सेंस करते रहते हैं कि भाई खाली है तो मैं भेजूंगा। ये थोड़े क्या है, दयावान, ये सोच रहे हैं जैसे ये भी रैंडम ही है, कोई भी भेजना चाहता है, पर भेजने से पहले वो क्या करेंगे, करियर को सेंस करेंगे कि हम भेज सकते हैं या नहीं, इन ऑर्डर टू अवॉइड द कोलिजन। अभी हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर प्रोपोगेशनल डिले फैक्टर के अंदर आता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 0 परसिस्टेंट, 1 परसिस्टेंट और n परसिस्टेंट का मतलब क्या है। तो आप लोगों को सिग्नल भेजना है, मान लीजिए ए भेजना चाहता है, तो ए जो है वो 3 तरीके से करियर को सेंस कर सकता है। या तो वो 0 परसिस्टेंट हो सकता है। अब देखो 0 परसिस्टेंट को हम नॉन परसिस्टेंट भी बोलते हैं। ये नॉन परसिस्टेंट का मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, इसने करियर को सेंस किया, सेंस करने के बाद में ये बिल्कुल भी रुका नहीं है ना, या फिर अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ये रुका अपनी मर्जी से, और फिर इसने सेंड कर दिया डेटा। इसने ना कोई फॉर्मूला लगाया, ना कोई टेक्निक लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, अपनी मर्जी से रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इसने वेट किया अब करियर को सेंस करने के बाद में, और इसने डेटा को सेंड कर दिया। ये तो होता है नॉन परसिस्टेंट या 0 परसिस्टेंट। अब मान लीजिए कि करियर को सेंस कर रहा है, सेंस किया किया किया, और इसने इसको बोला कि हाँ यार ये चैनल तो खाली है, बट चैनल खाली होने के बावजूद ये डेटा को रैंडम अमाउंट के लिए वेट करे और फिर सेंड करे, तो ये 0 परसिस्टेंट। और ये बिल्कुल भी वेट ना करे और जैसे ही चैनल खाली मिल जाए वैसे इमीडिएटली सेंड कर दे, तो उसे 1 परसिस्टेंट बोलते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। ये रैंडम टाइम के लिए वेट करेगा, चाहे करियर सेंस करने के बाद आइडियल मिले या नहीं मिले, और जो 1 परसिस्टेंट है ये इमीडिएटली भेज देगा, इमीडिएटली डेटा भेज देगा जैसे ही आइडियल मिलेगा। और फिर आ जाता है आपका n परसिस्टेंट। n परसिस्टेंट को कभी कभी p परसिस्टेंट भी बोलते हैं। यहां पर ये p है प्रोबेबिलिटी, मतलब इसने करियर को सेंस किया, सेंस करने के बाद में आइडियल जैसे ही मिला तो ये इमीडिएटली नहीं सेंड करा या रैंडम अमाउंट के लिए वेट नहीं करेगा, ये निकालेगा प्रोबेबिलिटी p कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं डेटा को सेंड करूं या नहीं करूं। इसे हम लोग बोलते हैं p परसिस्टेंट, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, सबसे कम कोलिजन्स अगर मैं बोलूं तो 0 परसिस्टेंट में हो सकते हैं, और अगर मैं बोलूं आप सभी लोगों को लेस वेस्टेज आपके डेटा या आपके बैंडविड्थ की या बेसिकली हमारे करियर की कब होगी, जब हम 1 परसिस्टेंट मोड के अंदर है, ठीक है। वैसे रियल लाइफ में भी हम 1 परसिस्टेंट मोड पे ही चलते हैं, हमको जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको ग्रैस्प कर लेनी चाहिए, अदरवाइज बैंडविड्थ वेस्ट हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? अब क्योंकि ये करियर सेंस यहाँ पर बना हुआ है, तो चलिए इसका फॉर्मूला भी समझते हैं कि कहाँ से इसका फॉर्मूला आता है। आप सब लोगों को पता है कि मेरे पास में एक ट्रांसमिशन डिले है और मेरे पास में एक प्रोपोगेशनल डिले है। अब प्रोपोगेशनल डिले क्या है, जब तक डेटा मेरे रेसिपिएंट तक ना पहुंच जाए। अब मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये ए जो है ये मेरा सेंडर है और जो ये सी है ये मेरा रेसिपिएंट है। मुझे डेटा से सेंड करना है,
करना है। अब मैं डेटा डालने वाली हूँ और डालने के समय को मैं ट्रांसमिशन डिले कह रही हूँ, और जो मेरा डेटा पैकेट है वो यहां से यहां तक जो पहुंचेगा उसे मैं क्या कहूंगी, प्रोपोगेशनल डिले कहूंगी। उसे मैं क्या कहने वाली हूँ, प्रोपोगेशनल डिले कहने वाली हूँ। राइट, प्रोपोगेशनल डिले की बात कर रही हूँ। मान लीजिए अगर मैं ये डिटेक्ट करना चाहती हूँ कि जो कोलिजन है वो होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो एक्चुअली में जो मेरा कोलिजन डिटेक्शन टाइम है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो एक्चुअली में ज्यादा होना चाहिए प्रोपोगेशनल डिले के। प्रोपोगेशनल डिले की ज्यादा या बराबर भी हो सकता है, प्रोपोगेशनल डिले के ज्यादा या बराबर होना चाहिए। वर्स्ट केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो मेरा ट्रांसमिशन डिले है वो ट्वाइस टीपी के बराबर होगा। वाई ट्वाइस टीपी, जैसा मैंने बोला फर्स्ट बिट से लेकर लास्ट बिट तक कोलिजन कभी भी अगर हो सकता है, तो जब तक मैं डेटा पैकेट सेंड कर रही हूं या फिर जब तक मेरे से पहले कोई डेटा पैकेट सेंड कर रहा है तब तक मुझे क्या नहीं करना है, कभी भी पैकेट नहीं भेजना है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, आपका करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, बस बाकी आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड और दिस इज लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। तो आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बैंडविड्थ डी अपॉन एस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर आपके इसके बनते हैं। ठीक है जी, तो ये है आपकी डेटा लिंक लेयर।